जी, सबसे पहले बहुत शुक्रिया जी आपका। थैंक यू वेरी मच फॉर दिस अपॉर्चुनिटी। कॉप्स जैसा कि आपको पता ही है कि ये इंटरनेशनली एक बहुत बड़ा फोरम होता है और इंटरनेशनल क्लाइमेट पॉलिसी मेकिंग में और जो डिसीजंस वहाँ पे होते हैं उसकी हर मुल्क के लिए बड़ी उसकी इम्प्लिकेशन और इम्पोर्टेंस होती है। पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में ये और भी ज़्यादा हो जाती है क्योंकि पाकिस्तान को जिस तरह के क्लाइमेटिक और डिज़ास्टर चैलेंजेस का इस वक्त सामना है और जिस तरह से कि हमें बताया जा रहा है और कुछ स्टडीज़ बता रही हैं कि आने वाले सालों में और डेकेड्स में इसमें कितनी इंटेंसिटी और ग्रेविटी में कितना इजाफा हो सकता है। तो अगर उस कॉन्टेक्स्ट में देखा जाए तो पाकिस्तान के लिए ये वाली काप बहुत ज़रूरी है। आ, पाकिस्तान जो ख़ास तौर पे काप के हवाले से जो एक्सपेक्टेशंस हैं वो फाइनेंस के हवाले से हैं, टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र के हवाले से हैं और दूसरा पाकिस्तान ये चाहेगा कि जो दुनिया के तरक्की याफ्ता मुल्क हैं जिनके एमिशंस लेवल हाई हैं और जिनकी वजह से ये क्लाइमेट का एक वो चैलेंज और ये इशू अराइज़ हुआ है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी लें, वो अपने मिशंस को कम करें और उसके साथ साथ वो पाकिस्तान जैसे मुल्कों की सपोर्ट के लिए हमें टेक्नोलॉजी में, हमें फाइनेंस में, टेक्निकल असिस्टेंस में हमें हेल्प आउट करे। तो ये कुछ पाकिस्तान की एक्सपेक्टेशंस है। लॉस एंड डैमेज फ़ंड जैसा कि आपको पता है कि पाकिस्तान की कोशिशों से लॉस पिछली काप में इस्टेब्लिश हुआ था और इस दफ़ा भी पाकिस्तान का एक स्टांस होना चाहिए कि उसको फुली ऑपरेशनलाइज किया जा सके। तैयारियों के हवाले से पाकिस्तान का जो डेलीगेशन है वो काफ़ी वेल प्रिपेयर्ड है। जो मुख्तलिफ इश्यूज़ हैं उनके ऊपर जो पाकिस्तान की डिफरेंट पोजीशंस होनी चाहिए वो भी क्लियर हैं। लेकिन क्योंकि ये नेगोशिएशन का प्रोसेस होता है और इसमें काफ़ी ज़्यादा चेंजेस ऑन द ग्राउंड हो रही होती हैं नेगोशिएशन जैसे जैसे आगे बढ़ती हैं, तो बाकी मुल्कों के साथ मिल के एक पार्टनरशिप, एक कोalition और एक कोऑर्डिनेशन में चलना पड़ता है। तो NDRMF मिनिस्ट्री ऑफ क्लाइमेट चेंज के साथ मिल के कॉप के हवाले से काफ़ी काम कर रहा है। हमने यहाँ पे जो मुख्तलिफ स्टेक होल्डर्स हैं जैसे सिविल सोसाइटी है, यूथ है, एकेडमिक्स हैं, उनको इंगेज किया और उनकी जो वॉइस है हम वो कॉप में लेके जा रहे हैं। इसकी थोड़ी सी मॉडलिटीज़ थोड़ा सा बताएं कि इसमें पार्टिसिपेशन किस तरह होती है, केस प्रेजेंट किस तरह किया जाता है, और ख़ास तौर पे जो लॉस एंड डैमेजेस वाला जो फंड है इस पर नेगोशिएशन कैसे होती है और फिर ये किस तरह क्लेम किस तरह किया जाता है। सो इंटरनेशनल नेगोशिएशंस का जो एक मोडालिटीज़ हैं, जो मैकेनिक्स हैं, वो इस तरह से हैं कि एक एजेंडा पहले से सेट होता है और वो एजेंडा बेसिकली जितने भी की इश्यूज होते हैं उसमें फाइनेंस का इशू है, उसमें एमिशंस के रिडक्शन का इशू है, ग्लोबल स्टॉक टेकिंग है, इस वक्त लॉस एंड डैमेज फंड है, टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र है। एजेंडा काफ़ी काफ़ी एलेबरेटेड और एक्सटेंसिव एजेंडा होता है। उसके ऊपर जो UNFCCC सेक्रेटेरिएट है जो बेसिकली ये काप्स को ऑर्गेनाइज करता है, तो वो अपने टेक्स्ट या अपने मुख्तलिफ डॉक्यूमेंट्स को काप से पहले कंपाइल करके वो मुख्तलिफ पार्टीज़ के साथ वो शेयर कर देता है और वो डॉक्यूमेंट्स बेसिकली नेगोशिएशंस का बेसिस होते हैं। ड्यूरिंग द कॉप ये होता है कि मुख्तलिफ जो कंट्रीज़ होते हैं वो डिफरेंट नेगोशिएशन सेशंस में बैठ के एक दूसरे के साथ नेगोशिएशंस करते हैं, डिस्कशंस करते हैं और एक कॉमन अंडरस्टैंडिंग और एक कॉमन व्यू के साथ एक डिसीजंस के ऊपर अराइव करते हैं। मोस्टली डिसीजन जो होते हैं वो कंसेंसस बेस्ड होते हैं। ये इसके मैकेनिक्स होते हैं और जो डिसीजंस एग्री हो जाते हैं वो कॉप के आखिरी दिन अडॉप्ट होते हैं और वो अडॉप्शन या उस एक वो फाइनल डिसीजन का हिस्सा बन जाते हैं। इम्प्लीमेंटेशन का प्रोसेस किस हद तक फेयर होता है, क्योंकि इससे पहले भी पाकिस्तान के साथ वादे होते रहे हैं और काफ़ी अच्छी अनाउंसमेंट्स भी हुई, लेकिन वो लाइट ऑफ द डे नहीं, उनको यानी इसको कहते हैं कि एग्जीक्यूशन नहीं हो सके। इम्प्लीमेंटेशन वाक़यातन एक चैलेंज है। जहाँ तक इम्प्लीमेंटेशन की बात है, ये डिसीजंस इंटरनेशनल पॉलिसी मेकिंग के डिसीजंस हैं और इनकी इम्प्लीमेंटेशन की ज़िम्मेदारी मुल्कों की अपनी होती है। अ, जिसमें काफ़ी सारे डिसीजन पाकिस्तान ने काफ़ी हद तक अच्छे तरीके से इम्प्लीमेंट किए। हमारी जैसे नेशनली डिटरमिन्ड कंट्रीब्यूशंस NDCs हैं उनके ऊपर बड़ा अच्छी प्रोग्रेस और काम चल रहा है। इसी तरह बाकी जो हमारी ऑब्लिगेशंस हैं उनके ऊपर भी अच्छा काम कर रहा है चल रहा है। जहाँ पे जो आप बात कर रहे हैं वो फाइनेंसिंग की बात है। फाइनेंसिंग में इंटरनेशनल कम्युनिटी या जो तरक्की याफ्ता मुल्क हैं वो एक बड़े पैमाने पे फेल हुए हैं अपनी कमिटमेंट को निभाने में। तो ये बात आपकी बिल्कुल ठीक है। इससे पहले GCF में $100 बिलियन पर एनम का की एक कमिटमेंट थी जो आज तक पूरी नहीं हुई। इसी तरीके से जो बाकी फाइनेंशियल मैकेनिज़म्स हैं
उनमें भी वो अपनी कमिटमेंट पूरी नहीं कर सके। लॉस एंड डैमेज फंड एक बहुत अच्छा इंस्ट्रूमेंट और बहुत बड़ा इंस्ट्रूमेंट बन सकता है। लेकिन अब ये पाकिस्तान जैसे मुल्कों की और हमारा एक्चुअली इसमें काम ये होगा कि बाकी मुल्कों के साथ मिलके हम तरक्की याफ्ता मुल्कों के ऊपर दबाव डालें, उनको प्रेशराइज़ करें कि वो टेक्निकल असिस्टेंस और फाइनेंशियल असिस्टेंस उसका वॉल्यूम और मैग्नीट्यूड जो है वो बढ़ाएं, क्योंकि इस वक्त फाइनेंशियल गैप्स बहुत बड़े बड़े हैं, ट्रिलियंस ऑफ डॉलर पर एनम के फाइनेंशियल गैप्स हैं। अच्छा, ये जो लॉस एंड डैमेजेस होता है इसको मेजर कौन करता है, इसका मैकेनिज्म क्या होता है, और फिर इसका बिल आखिरी रिपोर्ट या आखिरी से किसकी होती है कि ये वाकई इन केस ऑफ पाकिस्तान जी इतना साल में डैमेज हुआ है और इस दफ़ा पाकिस्तान इतना डिजर्व करता है? पाकिस्तान के केस में पहली तो बात है ये एक इंटरनेशनल मैकेनिज्म बनेगा इसको, जो कि जनरली ग्लोबली एक्सेप्टेबल होगा कि ये चीज़ एक्सेप्ट लॉस में आती है, ये डैमेज में आती है, ये क्लाइमेट चेंज इंड्यूस्ड है, और या उसके कुछ और वजूहत हो सकती है। वो एक इंटरनेशनल मैकेनिज्म बनेगा जिसमें ये सारे क्राइटेरियाज बेसिकली सेट होंगे। अभी तक जैसे पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में देखा जाए, अगर हम पिछले साल के सैलाब की का जिक्र करें तो उसमें हमें पता है कि 30 बिलियन के हमें हमारा वो लॉस एंड डैमेजेस हुए थे उसमें पिछले साल में। और वो असेसमेंट इंटरनेशनल प्लेयर्स ने की थी, या जो हमारे ग्लोबल स्टेक होल्डर्स हैं जिनमें वर्ल्ड बैंक है, यूएनडीपी, एशियन डेवलपमेंट बैंक है, और उनकी भी एक ग्लोबली रिकग्नाइज एक मेथडोलॉजी होती है जिसकी बेसिस के ऊपर वो करते हैं। तो ये काफ़ी हद तक ये बड़ा टेक्निकल इशू है, क्योंकि अब लॉस एंड डैमेज फंड जब ऑपरेशनलाइज होगा तो इसमें जो एक वो टेक्निकलिटीज़ हैं उसमें काफ़ी ज़्यादा इजाफा हो जाएगा। लेकिन यह है कि आपकी बात ठीक है कि जो पाकिस्तान अपने तौर पे करके ज़ाहिर है कि वो ये नहीं कह सकता कि इसको एक्सेप्ट किया जाए। अच्छा, ये जो तरक्की याफ्ता मुल्क बोलते हैं, ये जो हमारी तरह की कंट्रीज हैं उनको कितना ज़िम्मेदार समझते हैं इस क्लाइमेट चेंज के हवाले से ख़ास तौर पे? और जिस तरह एक आर्ग्यूमेंट है कि वो अपनी आबादी को नहीं कंट्रोल करते, अपनी इकानमी को नहीं स्ट्रीमलाइन करते, मेजर्स टाइम पे नहीं लेते, तो इन फैक्टर्स के हवाले से हमारा केस कमज़ोर तो नहीं होता आर्मी सतह पे जा? जो हिस्टोरिकल एविडेंस है या हिस्टोरिकल जो रीजंस हैं, ज़ाहिर है उसमें तो हमें ज़िम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता। अगर इसको थोड़ा सा हम टेक्निकल किए बगैर देखें तो पाकिस्तान के जो ग्रीन हाउस गैस एमिशंस हैं, जो हार्मफुल गैसेस के जो एमिशंस हैं, वो अभी भी लेस दैन 1% है। और जो दुनिया के बड़े बड़े पोल्यूटर्स हैं, ज़ाहिर है कि उनका हिस्सा काफ़ी ज़्यादा है उसमें। तो हिस्टोरिकल एविडेंस के बेस के ऊपर पाकिस्तान जैसे मुल्कों को ज़िम्मेदार इसका नहीं ठहराया जाता, तो इसका सिंगुलरली ज़िम्मेदार तरक्की याफ्ता मुल्क ही हैं, और इस चीज़ को वो काफ़ी हद तक एक्सेप्ट करते हैं। अच्छा, अब दूसरा जो इसका एंगल है वो ये है कि ज़ाहिर है कि हमारी आबादी बढ़ रही है, हमारे लाइफस्टाइल चेंज हो रहे हैं, हमारा जो कंजप्शन पैटर्न्स है वो चेंज हो रहे हैं, और इससे हमारे अपने एमिशन जो वो भी तब्दील हो रहे हैं। बहुत सारे जो तरक्की पजीर ममालिक हैं उनके एमिशन काफ़ी तेज़ी से इंक्रीज़ हो रहे हैं। तो इस हवाले से जो हमें मेजर्स लेने चाहिए वो हमें लेने चाहिए, बहरहाल लेने चाहिए, चाहे वो हमें तरक्की याफ्ता मुल्क हमें उसके लिए डिमांड करते हैं या नहीं करते, लेकिन वो हमें अपने तौर पे लेने चाहिए। देखिए, इसमें तो कोई शक नहीं है कि यहाँ पे एनवायरमेंटल इशू काफ़ी सीरियस हैं, जैसे पाकिस्तान की मिसाल ली जाए, ठीक है, और क्लाइमेट चेंज में जो हमारा हिस्सा तो ऐसा सच नहीं है, लेकिन कॉन्सिक्वेंसेस तो हैं। तो जो भी डोमेस्टिक मेजर्स हम कर सकते हैं हमें वो ज़रूर करना चाहिए, और पाकिस्तान काफ़ी कर भी रहा है अपने तौर पे। क्लाइमेट चेंज की वजह से पाकिस्तान को किस तरह के लॉसेस और किस तरह के डैमेजेस का सामना है? पाकिस्तान जी, ये एक तो हमारी जोग्राफिकल लोकेशन ऐसी है, दूसरा हम ग्लेशियर्स के बिल्कुल नीचे हमारी लोकेशन है, बैठे हुए हैं, और जो ग्लेशियर्स की वजह से जो हमारा वाटर चैनल्स हैं और हमारे वाटर रिसोर्सेज हैं वो इंटायरली डिपेंडेंट हैं जो हमारे नॉर्थ के ग्लेशियर्स हैं। तो इस वजह से हमारी जो सिचुएशन है वो बड़ी यूनिक हो जाती है, और इसी वजह से हमारे जो जो डैमेजेस हैं और लॉसेस हैं वो काफ़ी सीरियस हैं। पिछले साल के फ्लड में 30 बिलियन डॉलर की असेसमेंट हुई, और हमें कुछ स्टडीज़ ऐसा शो कर रही हैं कि इस तरह के, और अल्लाह ना करे, लेकिन इस तरह के काफ़ी सारे चैलेंजेस जो हैं वो आने वाले सालों में आ सकते हैं, या शायद इससे ज़्यादा भी आ सकते हैं। उसके ऊपर कुछ ये कहना कि कुछ डॉलर वैल्यू या उसकी फाइनेंशियल असेसमेंट ज़ाहिर है वो तो काफ़ी सारे फैक्टर्स उसमें कंट्रीब्यूट करते हैं, लेकिन ये अब बड़ा तय है कि हमें अपने एग्रीकल्चर, वाटर, इंडस्ट्री, इंफ्रास्ट्रक्चर, एनर्जी और इसी तरह के बाकी जो सेक्टर्स हैं उनको उनकी जो क्लाइमेट प्रूफिंग है
या उनकी जो डेवलपमेंट है वो हमें इस तरह करने की ज़रूरत है कि एक रेजिलियंस के तौर के का एजेंडा जो है उसको फुली इनकॉर्पोरेट किया जाए। अदरवाइज़ ये बड़ा मुश्किल हो जाएगा हमारे लिए इसको अपने तौर पे सस्टेन करना और मैनेज करना। आखिरी बात, जो कि सबसे अहम बात भी है, कि आप काफ़ी ज़्यादा कॉप्स की ऑर्गेनाइजेशंस मैकेनिज्म में उनका भी हिस्सा रहे हैं, थोड़ा उनकी डिटेल्स भी बताएं, और आपका वो एक्सपीरियंस पाकिस्तान के किस तरह काम आ सकता है। जी थैंक यू। ये आपकी बात बिल्कुल ठीक है। मैं अपने वो प्रोफेशनल कैरियर में बेशुमार कॉप्स में गया। मेरा ख्याल है कोई 18-19 या 20 के करीब कॉप्स में मैंने शिरकत की होगी आज तक, क्योंकि मैं पहले UNFCCC में उधर था और उस हवाले से तकरीबन हर कॉप में ही मैं हिस्सा लिया, और उसके बाद भी मुख्तलिफ़ हसीतों से मैं कॉप्स में जाता रहा। तो जो कॉप्स के डायनामिक्स हैं उनको मैं बड़े अच्छे तरीके से समझता हूँ। वहाँ पे जिस तरह से नेगोशिएशंस होती हैं, पार्टीज जिस तरह से पोजीशन लेती हैं, और जो एक कॉप की इम्पोर्टेंस हो सकती है एक पार्टनरशिप बिल्डिंग में, एक इन्वेस्टमेंट्स को अट्रैक्ट करने में, इसी तरह से एक कोऑर्डिनेशन को लेके आने में पाकिस्तान का स्टैंस आगे, तो वो तो मेरा ख्याल है कि ये इससे बड़ा फोरम और कोई हो नहीं सकता क्लाइमेट चेंज के डोमेन में। पाकिस्तान को इसीलिए वन ऑफ द रीज़न के हम NDRMF के प्लेटफॉर्म से हमने मिनिस्ट्री ऑफ क्लाइमेट चेंज, मिनिस्ट्री ऑफ प्लानिंग और बाकी सारी मिनिस्ट्रीज़ को हमने एक बिल्कुल वॉलंटियर हेल्प दी, सपोर्ट दी, और ताकि और उन्हें काफ़ी हद तक हमने इंटरनेशनल प्लेयर्स के साथ भी एंगेज किया, लोकली भी हमने जो डिफरेंट स्टेक होल्डर्स हैं उनको मोबिलाइज किया, उनको एंगेज किया, और इसी तरह से टेक्निकल ग्राउंड के ऊपर जो मुख्तलिफ इश्यूज़ हैं उनके ऊपर भी हम मुख्तलिफ जो लोग हैं जो कॉप में हिस्सा लेने जा रहे हैं, हम उनकी ब्रीफिंग्स करते रहे, उनको एक वो टेक्निकल इनपुट्स देते रहे, और इंशाल्लाह ये जब कॉप अब शुरू हो रही है तो वहाँ पे भी हमारा यही रोल होगा कि हम मिनिस्ट्री ऑफ क्लाइमेट चेंज के बैक पे रह के उनको ये सारी सपोर्ट देते रहे। वहाँ पे पाकिस्तान को ऐसा मौका मिलेगा कि वो अपना केस फोर्सफुली, यानी जिस तरह UN में होता है, UN जनरल असेंबली में होता है, आपको वक्त मिलता है, टाइम मिलता है, आप जाके केस प्रेजेंट करते हैं, तो ऐसी अपॉर्चुनिटी वहाँ पे मुख्तलिफ सेशंस में होती है? अगर होती है तो कौन प्रेजेंट करता है केस? नहीं, बेशुमार अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं। एक तो वो UN जनरल असेंबली का जैसे आपने कहा, एक तो वो है कि जिसमें वो एक कंट्री की वो एक स्पीच होती है जो कि बड़ा इंपॉर्टेंट एक वो स्पीच होती है, वो इंस्ट्रूमेंट होता है जिसको बड़ा सीरियसली लिया जाता है। लेकिन उसके अलावा मुख्तलिफ एजेंडा आइटम्स के ऊपर बेशुमार डिस्कशंस चल रही होती हैं, जो ओवर द पीरियड ऑफ द काफ 2 हफ्तों में वो डिस्कशंस रिफाइन होती जाती हैं, सिंथेसाइज होती जाती हैं, और फिर आखिरी दिन में वो एक डिसीजंस की शक्ल में आती हैं, जिसको मुख्तलिफ नाम दिया जाता है। पिछली काप्स में वो कभी उन्हें मराकश अकॉर्ड्स कहा जाता है, कभी पेरिस एग्रीमेंट्स कहा जाता है, तो उन्हें एक नाम दिया जाता है कोई इस तरह का। इस दफ़ा पता नहीं कौन सा नाम होगा। तो अपॉर्चुनिटीज़ बेशुमार होती हैं, क्योंकि मैं इस प्रोसेस को बड़े अच्छे तरीके से जानता हूँ, तो ये बड़ा कंसेंसस बेस्ड प्रोसेस है। इसमें हर मुल्क को पूरी पार्टिसिपेशन का मौका दिया जाता है। ज़ाहिर है जो मुल्क जिनके रिसोर्सेज ज़्यादा हैं, जो ज़्यादा वेल प्रिपेयर्ड होते हैं, वो ज़्यादा फोर्सफुली, ज़्यादा अच्छे तरीके से इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। पाकिस्तान भी अपने तौर पे इस दफ़ा जो डेलीगेशन है उसको अच्छी प्रेपरेशन के साथ जा रहा है। तो कंसेंसस होता है, अपॉर्चुनिटीज़ बेशुमार होती हैं। हम मिनिस्ट्री ऑफ क्लाइमेट चेंज इस वक्त पाकिस्तान पवेलियन में बेशुमार इवेंट्स ऑर्गेनाइज कर रही है। अब उनकी एक अपनी इंपॉर्टेंस है, क्योंकि शायद 70,000 से ज़्यादा लोग एक्सपेक्ट किए जा रहे हैं, तो उन तक अपनी आवाज़ को पहुंचाना, जो पाकिस्तान के चैलेंजेस हैं उनको पहुंचाना, और दूसरी यह बात यह है कि अभी तक जो पाकिस्तान ने अपने तौर पे किया है क्लाइमेट चेंज के हवाले से, डिज़ास्टर के हवाले से, उसको प्रेजेंट करना, और ये पार्टनरशिप बिल्डिंग और इन्वेस्टमेंट्स के लिए बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ हो सकती हैं, और ख़ास तौर पे हम इसी के ऊपर फोकस भी कर रहे हैं। अगर कोई मुल्क अपनी जो ड्यूटीज़ हैं वो पूरी नहीं कर रहा, कमिटमेंट्स ऑनर नहीं हो रही, तो उसका भी कोई मैकेनिज्म होता है, या फिर कोई फोरम है जहाँ पे वो बात ले जाए या केस वहाँ पे प्रेजेंट किया जाए? पेरिस इज, जैसे कहा जाता है, लीगली बाइंडिंग, तो वो कमिटमेंट तो है हर मुल्क के ऊपर। वो एक कमिटमेंट है कि उसने अगर वो अपनी कमिटमेंट दी है कि हम अपने एमिशंस को इतना कम करेंगे, या हम अपनी अडेप्टेशन को इतना लेके जाएंगे, या इसी तरह से बाकी जो कमिटमेंट्स हैं, ज़ाहिर है वो पूरी करनी होती है, और हर साल उसकी रिपोर्टिंग होती है। वो रिपोर्टिंग इंटरनेशनली, या जैसे कहा जाए थर्ड पार्टी, उसकी वैल्यूएशन होती है। जब ये पेरिस एग्रीमेंट की अपने वो क्लोजर के करीब आएगा 2030 में, तो फिर इसको ओवरऑल देखा जाएगा कि किस किस मुल्क ने अपनी अपनी कमिटमेंट्स को पूरा किया।
तो एक अभी इस काप में ग्लोबल स्टॉक टेकिंग पहली दफ़ा हो रही है कि हर मुल्क अपनी जो कमिटमेंट है उसके ऊपर कितना पूरा उतर है। तो उसके अंदर ये मैकेनिज्म बिल्ट इन है, इसमें ये देखा जाता है और उसके लिए फिर एनालाइज भी किया जाता है कि अगर कोई मुल्क नहीं कर पा रहा तो उसकी क्या वजूहत हैं। उसके पास टेक्निकल असिस्टेंस नहीं है, उसके पास कैपेसिटी के इश्यूज हैं, फाइनेंस रेडिली अवेलेबल नहीं थी या टाइमली अवेलेबल नहीं हो सकी थी, या इस तरह की सारी वजूहत को बड़ा बड़ा डीपली और थारोली उसको स्टडी किया जाता है। पाकिस्तान का केस आप प्रेजेंट करने जा रहे हैं कोर्ट में, और कोई हमारा प्राइम मिनिस्टर या किसी और लेवल पर भी कोई वहाँ पर नहीं, पाकिस्तान का केस तो ज़ाहिर है जी, प्राइम मिनिस्टर हमारे मिनिस्टर साहब जा रहे हैं, मिनिस्टर फॉर क्लाइमेट चेंज जा रहे हैं, मिनिस्ट्री ऑफ क्लाइमेट चेंज इसको बेसिकली लीड करेगी। तो हम बेसिकली उनको सपोर्ट करेंगे और उनको पीछे से टेक्निकल बैक स्टॉपिंग जिसे कहा जाता है वो करेंगे। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच जी, थैंक यू।